आपने जो स्पीच दी यूएस कांग्रेस पर, बाय द वे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इट वाज अ फैंटास्टिक स्पीच। थैंक यू। देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यूमर। आप काफी हंसी मजाक भी कर रहे थे उस स्पीच में, जो शायद एक तरह से यूनिक था, वो भी अप्रिशिएट कर रहे थे। इम्प्रॉम्प्टू था क्या वो? वैसा मेरे मूल स्वभाव में तो मजाक का निशा है, लेकिन इन दिनों मजाक बहुत बड़ा संकट बन गया है। पता नहीं ऐसा क्यों? 24 घंटे चैनल में कौन शब्द कहाँ आधा उठा करके कौन क्या हवा बना देगा, डर लगता है। मिस्टर प्राइम मैं सच बताता हूँ, पब्लिक लाइफ में से ह्यूमर चला गया है, उसका एक कारण ये डर रहता है जी। मुझे खुद को डर रहता है जी। पहले मैं भाषण करता था, साहब इतनी हंसी मजाक करता था, लेकिन कोई परेशानी नहीं होती थी। आप ज्यादा कॉन्शियस हो गए अभी? साहब डर रहे हैं, कॉन्शियस नहीं, डर रहे हैं जी। सब कोई डर रहे हैं। मैं तो पार्लियामेंट में देख रहा हूँ जी, हंसी मजाक खत्म हो गई है जी, चिंता का विषय है। Maybe you should एक कहावत भी बोल दें हम। हाँ बोलिए। एक कहावत भी बोल दें तो किसी के साथ जोड़ देंगे और फिर चर्चा चालू कर देंगे। कहावत बोलने वाले को पता तक नहीं होता कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। तो यू शुड नॉट लूज योर सेंस ऑफ ह्यूमर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये बात सही है कि अमेरिका की मेरी यात्रा और कांग्रेस के अंदर संबोधन और भारत के प्रति इस प्रकार का सम्मान का भाव, ये इतना हाइप पर न जाता तो एनएसजी को लेकर के इतनी हमारी आलोचना करने के लिए कोई मैदान में नहीं आता है। एनएसजी की आलोचना इसलिए नहीं हो रही है कि एनएसजी में कुछ गड़बड़ हुआ है, इसलिए हो रही है कि वहां हम ज्यादा सफल हो गए। तो आपको लगता है चाइना भी ज्यादा कॉन्शियस हो गया ऑफ ग्रोइंग फ्रेंडशिप विद अमेरिका? मैं यहाँ जो हो रहा है इसकी बात कर जी। अच्छा, नहीं, मगर अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में जब आपने वो स्पीच दी तो आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेज यूज किया। आपने कहा वी हैव टू ओवरकम द हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। अब मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मगर जी। जैसे हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। बट माई क्वेश्चन टू यू इज, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हाउ क्लोज कैन वी गेट टू अमेरिका? बिकॉज मेनी इंडियंस बिलीव दैट अमेरिका इज स्टिल सपोर्टिंग पाकिस्तान, गिविंग them military assistance. How close can we get? At what point do we stop before we are seen like an American ally? What is your own world view on that? मैं खास करके मेरे देश के मीडिया को एक आग्रह करूंगा कि भारत की हर चीज को पाकिस्तान के संदर्भ में देखना हम बंद करें। भारत एक स्वतंत्र देश है, 125 करोड़ का देश है। वो दुनिया के जिस देश के साथ बात करेगा वो भारत के हितों के संदर्भ में करेगा। ये हमारी सबसे बड़ी कमी और गलती रही है कि हमने अपने आप को एक देश के साथ टैग कर करके हर चीजें चलाई है। हम एक स्वतंत्र देश हैं, हमारी अपनी नीतियां हैं, हमारा अपना भविष्य है, हमारे 125 करोड़ देशवासियों के भविष्य को लेकर के चलना है। हमारे हितों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इस मूल मुद्दे को लेकर के अमेरिका के साथ हमारे संबंधों में काफी गर्माहट आई है। और आपने देखा होगा कि अमेरिका के अखबारों ने जो एडिटोरियल लिखे हैं मेरी इस यात्रा के बाद, उसका एक पॉइंट यह है कि ओबामा की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता है कि भारत के साथ उसकी गर्माहट भरी दोस्ती, ये कहा गया। So what you are saying, Modi ji, that we can be close to America but we need not be an ally or be seen to be an ally. पहली बात है, आज बायपोलर अवस्था रही नहीं है। दुनिया इंटरकनेक्टेड है, दुनिया इंटरडिपेंडेंट है। आपको एक साथ सभी लोगों से जुड़ना पड़ेगा जी। दो विरोधी एक दूसरे के देश भी आपको को दोनों से दोस्ती करनी पड़ेगी। अब वक्त बदल चुका है। Mr. Modi, on 8th May 2014 मुझे मौका मिला था आपको इंटरव्यू करने के लिए। अहमदाबाद में इंटरव्यू हुई थी। आई थिंक वन लास्ट फेज ऑफ इलेक्शंस वाज लेफ्ट। हम बातचीत कर रहे थे पाकिस्तान के मुद्दे पर, और पाकिस्तान के मुद्दे पर आप मतलब अनकॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रहा है आपका। 2 दिन पहले लश्कर तोयबा ने हमारे 8 जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, दे किल्ड 8 सीआरपीएफ जवान्स इन एन अटैक। 8 मई के इंटरव्यू में आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग फेज रखी थी। आपने कहा था, बम, बंदूक और पिस्तौल के आवाज में बात सुनाई देती है क्या, ऐसे आपने फ्रेज किया था। डू यू बिलीव वी हैव बीन टू जेनरस टुवर्ड्स पाकिस्तान? डू यू बिलीव वी हैव ज्यादा उदार हो गए हम पाकिस्तान की ओर? 2 चीजें हैं। एक, भारत हमेशा ये चाहता है अपने पड़ोसियों से दोस्ती, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। हम सुख चैन से जीना चाहते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि भारत
को भी गरीबी से लड़ना है, पाकिस्तान से भी को भी गरीबी से लड़ना है, क्यों ना हम दोनों मिलकर के गरीबी से लड़ें। ये बात मैं चुनाव के पहले भी बोल रहा था, मेरे इलेक्शन अभियान में भी बोल रहा था। तो और जब मेरे प्रधानमंत्री पद के शपथ थे तो मैंने सार्क देशों को निमंत्रित भी किया था, सब लोग आए भी थे। तो हमारे इरादे और सोच में और आज के हमारे व्यवहार में कोई फर्क नहीं है। नंबर 2, टेबल पे जो काम जिनको करना है टेबल पे करेंगे, और सीमा पर जिसको काम करना है वो सीमा पर भी उतनी ही ताकत से करेगा। जिसकी जो जिम्मेवारी है वो बखूबी निभाएगा, और हमारे जवान निभा रहे हैं। ये बात सही है कि आतंकवादियों पर दबाव बढ़ा है, उनकी योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं। जिस इरादे से वो आगे बढ़ना चाहते हैं रास्ते में ही उनको बहुत बड़े प्रतिकार का मुकाबला करना पड़ता है। तो इस निराशा के कारण वो घटनाएं हो रही हैं, और हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा कर रहे हैं। हमें नाज है हमारे जवानों पर। आपके फॉरेन पॉलिसी को जब स्टडी किया जाता है तो ऑब्जर्वर्स एनालाइज करते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब अगर आप मुझे मौका दें, मैं थोड़ा एनालिसिस करना चाहता हूँ। टेरिफिक पेस ऑफ एंगेजमेंट हो गया था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच में पाकिस्तान के साथ। 30 नवंबर को आप नवाज शरीफ जी को मिले थे, साइडलाइंस में बातचीत हुई थी, आप दोनों सोफा पे बैठ के बात कर रहे थे। कई लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या बातचीत हो रही है, क्लाइमेट समिट पे आई थिंक हुई थी। उसके बाद अचानक 7 दिन बाद एनएसजी लेवल टॉक्स हो गए। डोवाल जी ने बैंकॉक में जंजुआ जी के साथ बातचीत की, और वापस उसके बाद आप जब रशिया गए, रूस, अफगानिस्तान से होते हुए आप एक अनएक्सपेक्टेड विजिट आपकी थी नवाज शरीफ जी को मिलने में लाहौर के लिए। वो पर्सनल था मगर फिर भी उसकी इंपॉर्टेंस और गरिमा एक थी। उसके 8 दिन बाद पठानकोट में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने अटैक की। क्या आप हमारे दर्शकों को कह सकते हैं कि क्या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या पाकिस्तान प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा था? क्या पठानकोट के बाद उस पर चेंज हुई? क्या ये सही है कि उन 3 महीनों में काफ़ी मूवमेंट हो रही थी पाकिस्तान की ओर से? देखिए, पाकिस्तान में कई प्रकार के फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं। सरकार एक लोकतांत्रिक चुनी हुई व्यवस्था से ही बात करती है, और हमारी ये कोशिश जारी है, हमने की भी है। लेकिन हमारा सुप्रीम उद्देश्य शांति है, हमारा सुप्रीम उद्देश्य भारत के हितों की रक्षा है, भारत के हकों की रक्षा है। उसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं, और प्रयासों में सफलता भी मिलती रहती है। जहाँ तक मिलना जुलना बातचीत करना जो विषय है, वो तो हमने पहले ही दिन जब हमने हमारे शपथ समारोह में निमंत्रित किया, उसी दिन ही वो क्लियर हो गया था कि हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हम हमारे हितों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इसलिए मैंने कहा मेरे देश के जवानों को पूरी छूट है, जिस भाषा में जवाब देना पड़े वो देते रहते हैं और देते रहेंगे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, लक्ष्मण रेखा क्या है पाकिस्तान के लिए? उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं चाहता हूं कि आप अगर उस पर थोड़ा विस्तृत रूप से आप इस पर रिप्लाई करें। 2014 में माना गया था कि लक्ष्मण रेखा ये है कि बातचीत हो रही है तो 2 देशों के बीच में हो, हुर्रियत के साथ ना हो। इट शुड बी बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। द अदर लक्ष्मण रेखा इज दैट यू मस्ट एक्ट ऑन 26/11। अभी तक कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुई है। अब तीसरी बात आ गई है पठानकोट के केस पर वो फॉरवर्ड मूवमेंट करे। अभी इस वक्त लक्ष्मण रेखा क्या है जो अगर पाकिस्तान उस लक्ष्मण रेखा में रहेगा तो फिर बातचीत पॉलिटिकल लेवल पे या किसी और स्तर पर हो सकती है? पहली बात है कि पाकिस्तान के साथ लक्ष्मण रेखा का फैसला किसके साथ करोगे? इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ कि और एक्टर्स के साथ? और इसलिए भारत ने हर पल सजग रहना पड़ेगा, हर पल चौकन्ने रहना पड़ेगा, और उसमें कभी भी ढिलाई और कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन
मेरे इन लगातार प्रयासों के परिणाम, मेरा लाहौर जाना, मेरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाना, दुनिया को अब मुझे समझाना नहीं पड़ रहा है कि भारत की भूमिका क्या है। विश्व एक स्वर से भारत की भूमिका को सराह रहा है और पाकिस्तान को जवाब देने में मुश्किल हो रहा है, ये तो दुनिया देख रही है। अगर हम ऑब्स्टेकल बंद करके बैठते हैं तो दुनिया को हमें समझाना पड़ता है, नहीं भी हम ऐसे नहीं हैं। दुनिया को समझाना नहीं पड़ रहा है, दुनिया भारत के विचारों को पूरे आतंकवाद, जैसे आतंकवाद, विश्व कभी भारत के आतंकवाद की थियरी को बाय नहीं करता था। वो कभी कभी तो यहाँ तक कह देते थे कि ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। आज पूरे विश्व को भारत की आतंकवाद के विषय में जो बातें कहता आया है उसको मानना पड़ रहा है। भारत आतंकवाद की जो चर्चा करता है, आतंकवाद के कारण भारत को जो नुकसान हुआ है, आतंकवाद के कारण मानवता को जो नुकसान हुआ है, ये बात आज विश्व के गले उतर रही है। तो मैं मानता हूं इस बात को हमें और आगे बढ़ाना है। Mr. Prime Minister, I now want to move to questions on the economy. पिछले 2 साल में आपने कई सारे स्कीम्स शुरू की हैं। एक थीम अगर देखा जाए, जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, अगर इन सबको एक थीम में देखा जाए तो इस सोशल एजेंडा, is your social agenda at the core of your personal economic philosophy? Social transformation, is the social agenda at the core of your economic philosophy as the Prime Minister? पहली बात है कि हम अंत्योदय की विचारधारा को लेकर के निकले हुए लोग हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें जो चिंतन दिया है, जिसके आधार पर हमारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारधारा पल्लवित, पुष्पित हुई है, उसमें, और महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि भाई आखिरी इंसान के लिए क्या। तो मेरी विकास का पैरामीटर बड़ा साफ है कि विकास का लाभ सामान्य मानवी को, गरीब को कैसे मिलता है, और वही मेरी आर्थिक विषयों के केंद्र बिंदु में देश का गरीब व्यक्ति है। अब गरीब ताकतवर बनेगा और उतना ताकतवर बनना चाहिए ताकि वो गरीबी को परास्त करने की उसके अंदर हिम्मत आ जाए। गरीब को गरीब रख करके गुजारा करने में मदद करना, वो भी एक रास्ता है, और गलत है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, वो एक रास्ता है। लेकिन आज देश की स्थिति ऐसी है कि हम गरीब को ताकतवर बनाएं ताकि वो गरीबी के खिलाफ लड़ाई में मैदान में आए। हमारी सारी योजनाएं देश के गरीबों को एम्पावर करने की है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव लाने की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना सिर्फ गरीबों का बैंक अकाउंट खुला ऐसा नहीं है, उससे उसको लगा है कि मैं देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा हूं। जो बैंक वो दूर से देखता था, आज वो अंदर जा पा रहा है। इससे उसका मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आता है। और मजा देखिए, हमारी इकोनॉमी में कभी सोचा था कि गरीबों के जेब से करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया बैंक की अर्थरचना में आएगा। इन गरीबों का जिसका कभी अकाउंट नहीं था, किसी ने 100 रुपया रखा, किसी ने 50 रुपया रखा, किसी ने 200 रुपया रखा, यानी मेन स्ट्रीम में आने के लिए उसका मतलब उसका 100 रुपया उसने बचाया, उसके जीवन में बदलाव शुरू हुआ। हम टॉयलेट बनाने में लगे हैं। टॉयलेट बनाने के पीछे मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था, एक माँ के चरण रज कर लेने का मुझे अवसर मिला। आदिवासी इलाके की एक गरीब माँ, उसके कान पे आया टॉयलेट बनाने का, उसने अपनी 4 बकरियां बेच दी और टॉयलेट बनाया। इतना ही नहीं, वो 90 साल की माँ डंडा लेकर के निकलती है और गांव में जितने भी 40-50 घरों का गांव होता है ट्राइबल, उसने हर घर में टॉयलेट बनाने के पीछे लग गई। ये जो चेंज आ रहा है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव लाने का कारण। मैं स्वच्छता अभियान कर रहा हूं। स्वच्छता अभियान आज गरीब को एवरेज बीमारी के पीछे प्रति व्यक्ति 7,000 रुपये खर्चा आता है।
मोटा मोटा हिस्सा। उसका मूल कारण है गंदगी। गंदगी से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को होता है। गरीब बीमार हो जाता है, 2 दिन रिक्शा नहीं चला पाता है, बच्चे भूखे मरते हैं। गरीब को इस प्रकार से बदलाव लाने में कैसे हम मदद कर सकते हैं, एक। दूसरा, अब देश न्यू मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, नौजवानों का एस्पिरेशंस हैं। तो मेरी नीतियों का दूसरा पहलू आपने देखा होगा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सी पोर्ट एक्टिविटी, पोर्ट एक्टिविटी, रेलवे एक्सपांसन, रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन। ये जो बदलाव है, ये सीधा सीधा मिडिल क्लास सोसाइटी को अपील करता है। मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस हैं। हमें जॉब क्रिएशन करना है। जॉब क्रिएशन कैसे होगा? जब तक मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के अंदर धन नहीं लगाता हूं, तब तक जॉब क्रिएशन नहीं होगा। आज आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा बिजली अगर कहीं पैदा हुई आजादी के बाद तो इस वर्ष हुई। सबसे ज्यादा कोयला निकला तो इस वर्ष हुआ। सबसे ज्यादा एक दिन में अगर रोड बनते हैं तो इस वर्ष बने हैं। सबसे कम समय में पोर्ट पर, सी पोर्ट पर स्टीमर खाली होना और भरने का काम होता है तो अब हो रहा है। ये सारी चीजों का जो बदलाव है, जो रोजगार के अवसर पैदा करता है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया मैंने ये कहा है कि हर बैंक एक महिला को और एक दलित या एक आदिवासी को आर्थिक व्यवस्था दे, ताकि वो अपने पैरों पर अपना एक एंटरप्रेन्योर के रूप में बाहर आए। ये बहुत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। तो ये मेरे आर्थिक व्यवस्था की मूलधारा है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं आपको इस पे इंटरप्ट कर सकूं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस एक तरफ होते हैं, एक तरफ आपका विजन होता है। कई सारे प्रोग्राम्स जो आप कह रहे हैं, you can't put a calendar date to it, but they don't have an immediate impact. They may be able to show results in 3, 4, 5, maybe beyond 5 years. Now, there are challenges in that. Mr. Prime Minister, you are aware more than anyone else कि लोगों को immediate results चाहिए होता है। अब मैं job creation की बात आपने कही। पहली बात तो यह है कि as an achievement you have managed to grow the economy at 7.5%. जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाइमेट बहुत ही ब्लीक है, इसके बारे में आपने बात भी कही है। आपने फिस्कल टारगेट्स मीट किए हैं, एफडीआई इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, मगर लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी नौकरियां बढ़ नहीं रही हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, मगर जो करंट स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इज इट जो लेटेस्ट लेबर ब्यूरो के फिगर्स हैं, इज इट अ सोर्स ऑफ कंसर्न फॉर यू एज द प्राइम मिनिस्टर? पहली बात यह है कि हमारे देश में 800 मिलियन 35 साल से कम आयु के लोग हैं। रोजगार की आवश्यकता बहुत है जी, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन रोजगार कहाँ मिलेगा? इन्वेस्टमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम में लगेगा, मैन्युफैक्चर के सेक्टर में जाएगा, सर्विस सेक्टर में जाएगा। अब जैसे हमने इनिशिएटिव लिए, हमने एक मुद्रा योजना बनाई। इस देश के 3 करोड़ से ज्यादा लोग, वो कौन है? धोबी है, नाई है, दूध बेचने वाला है, अखबार बेचने वाला है, ठेका चलाने वाला, ऐसे ऐसे लोग हैं। उनको हमने करीब करीब 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा विदाउट गारंटी पैसा दिया। अब जिसको ये पैसा मिला है, क्यों लिया है उसने पैसा? तो अपने काम को बढ़ाने के लिए लिया है, एक्सपांशन के लिए। जब वो एक्सपांड करता है तो आज अगर उसके यहाँ एक व्यक्ति काम करता है तो उसको 2 रखने पड़ते हैं, 2 करते हैं तो 3 रखने पड़ते हैं। आप विचार कीजिए कि 3 करोड़ ऐसे छोटे छोटे लोगों को जब पैसा इतना आया है तो उन्होंने काम बढ़ाया होगा। अब वो लेबर डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन में नहीं होता है। 3 करोड़ लोगों ने अपना एक्सपांशन। अब जैसे हमने एक छोटा सा निर्णय किया कि हमारे देश में बड़े बड़े मॉल 365 दिन चलते हैं, लेकिन छोटे दुकानदार को छुट्टी रखनी पड़ती है। हमने बजट में निर्णय कर दिया कि छोटा दुकानदार भी देर रात तक दुकान चला सकता है, 7 दिन चला सकता है। मॉल को बंधन नहीं, गरीब आदमी को क्यों बंधन? अब क्या होगा? जो 7 दिन चलाएगा, देर रात चलाएगा, पहले उसका यहाँ एक आदमी काम करता था, उसको अब 2 रखने पड़ेंगे। रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आपका फोकस एंटरप्रेन्योरशिप पर है? हर प्रकार से है हमारा। हम अब जैसे हम कह रहे हैं कि हम 2022 में हर एक को घर देना चाहते हैं। सबसे ज्यादा रोजगार देने की ताकत हाउसिंग में है,
इतनी बड़ी मात्रा में घर बनेंगे, कितने लोगों को रोजगार बने। आपने देखा होगा पिछले वीक हमने टेक्सटाइल पॉलिसी लाए। ये टेक्सटाइल पॉलिसी में रोजगार देने वालों को इनकम टैक्स में रियायत मिलेगी। अब जितने ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। पहली बार रोजगार और टैक्स सिस्टम को जोड़ा गया है। तो ये चीजें हैं जो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम आती है और हमारे सारे केंद्र बिंदु में सामान्य मानवी को रोजगार है। प्रधानमंत्री, सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन अभी भी कम नहीं हो रहा है। एक्सपेक्टेशन था कि फूड इन्फ्लेशन कम होगा, लोगों की उम्मीद आप पर प्रधानमंत्री के तौर पर ये बहुत है कि दाम कब कम होंगे। इसका राजनीतिक इम्पैक्ट ही नहीं, सोशल इम्पैक्ट होता है। अब पिछले 2 हफ्तों में खबर आ रही थी कि कई जगहों में दाल 150, 100 अरहर दाल 150, दूसरे दाल 200 रुपये तक जा चुके हैं और फिर टमाटर के दाम बढ़ रहे थे। ये क्या सिर्फ सीजनल है? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन 7.5% पे बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं। इससे क्या आपको लगता है कि परसेप्शन इश्यूज क्रिएट होते हैं आपके सरकार के लिए भी? देखिए, महंगाई को परसेप्शन से नहीं देखना चाहिए जी। महंगाई रियलिटी होनी चाहिए। थाली में क्या होता है उसके आधार पर चलता है और वैसे ही होना चाहिए जी। महंगाई को परसेप्शन के आधार पर भागने का प्रयास किसी ने नहीं करना चाहिए। सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आप देखें, पिछली सरकार में जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही थी, आज उस तेजी में बहुत कमी आई है। आप आंकड़े देख लीजिए, आपको मिलेगा। दूसरा, 2 साल का भयंकर सूखा इस देश ने झेला है। सूखे का सीधा असर सब्जी पे, अन्न पर, पल्सिस पर होता है। ये तो क्योंकि ये चीजें तो धरती पर पैदा होती हैं। अब इतना बड़ा सूखा आ गया तो उसमें तो किसी के हाथ में रहता नहीं है। दूसरा होता है इंपोर्ट करना। फिर ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में ये दाल वगैरह इंपोर्ट की है। तीसरी बात है, आपको मालूम होगा भारत सरकार और राज्य सरकार ये दोनों की संयुक्त जिम्मेवारी होती है। ये न सिर्फ राज्य की जिम्मेवारी होती है, न सिर्फ केंद्र की जिम्मेवारी, दोनों की संयुक्त होती है। ये ब्लेम गेम का विषय नहीं होना चाहिए कि राज्यों ने ये नहीं किया और भारत सरकार ने ये नहीं किया, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि दोनों की संयुक्त जिम्मेवारी है। और इसलिए कठोर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार दिए हैं। स्टॉक कितना रहना चाहिए, स्टॉक रहना चाहिए, सारे निर्णय राज्य कर सकते हैं। ये सारे हक हमने दिए हैं। कुछ राज्यों ने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ राज्य कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हम इतने तो सफल हुए हैं कि जिस गति से महंगाई बढ़ रही थी, उस गति से अगर बढ़ी होती तो पता नहीं क्या होता। उसको रोकने में सफल हुए हैं। लेकिन जहाँ तक दाल का सवाल है, भारत में उत्पादन बहुत कम हुआ है। कुछ दाल में जो किसान थे दाल करते थे, वो ज़्यादातर शुगर की तरफ चले गए। वो भी एक चिंता का विषय है। हमने दाल में स्पेशल इंसेंटिव रखे, दाल का MSP अलग बनाने का प्रयास किया है। दाल को हमने लोगों से, किसानों से बोनस के साथ लेने का दिशा में भी कदम उठाए हैं। तो दाल का उत्पादन बढ़े, उस पर हमारा फोकस है। बाहर से ला करके स्टॉक करें, वो भी फोकस है। प्रयास भरपूर हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि ये सरकार की सिंसियरिटी के संबंध में देश के किसी व्यक्ति को शक नहीं है।